विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे और सुरक्षित होंगे और सभी कोई अपने परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आपके परीक्षाओं की तैयारी में एक और नया आयाम लेकर आए हैं सर्किल पॉइंट जीके जीएस, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक बहाली, एमटीएस जो परीक्षा हो रहा है या जो होने वाला है फिर आगे, उस सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए बनाया गया है। और ध्यान दीजिएगा, आज वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताएंगे आंध्र प्रदेश का जो लोक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, तो उससे जितने भी कलाकार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो हम लोग एक एक दिन करके हर एक शास्त्रीय नृत्य का हम लोग देख लेंगे। तो आज ध्यान दीजिएगा, वीडियो के लास्ट में आप जरूर देखें आंध्र प्रदेश जो कुचिपुड़ी जो वहाँ का लोक नृत्य है उससे जुड़े हुए कलाकार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो कि हम लोग के सामने दिया गया है। यह बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, बिहार के लिए सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो राजेंद्र सम्मान है। कौन सा सम्मान? बिहार के लिए साहित्यिक क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान पूछेगा तो क्या बोलना है? राजेंद्र सम्मान बोलना है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो नागालैंड में। ध्यान दीजिएगा, झूम खेती के अंतर्गत जो सर्वाधिक प्रतिशत होगा वो किस राज्य में होगा? तो नागालैंड। झूम खेती क्या है? तो ये पहाड़ी इलाकों में जंगली भूमि में किया जाता है, जहाँ पर जंगलों की संख्या कुछ खरपतवार रूप में रहते हैं, तो जंगलों को जलाकर, ठीक है, खेती करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? झूम खेती। होता क्या है इसमें कि मान लीजिए कि एक जंगल है तो वहाँ पर जंगल को जलाए और खेती किए, तो खेती करने के बाद कुछ समय के बाद मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम जाता है, तो फिर लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ के जंगलों को जलाकर साफ करते हैं, फिर खेती करते हैं। तो इस तरीके से जो पीछे वाला एरिया रह जाता है वो कुछ 2-3-5 वर्षों के बाद क्या होता है, फिर वो उपजाऊ आता है, तो फिर घूम कर वो वहाँ पर लोग जंगलों को साफ करके जलाकर खेती करते हैं। तो यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है? झूम खेती। और इसका सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ होगा? तो नागालैंड में। कहाँ होगा? नागालैंड में। चलिए अगला तीसरा प्रश्न, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा लेंस है जिसमें आवर्धन का मान हमेशा 1 से कम होगा? तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस है। अब पूछेगा अवतल लेंस का आवर्धन कितना होगा? तो हमेशा 1 से कम होगा। अवतल लेंस का आवर्धन मान कितना होगा? हमेशा 1 से कम होगा। अब नोट करके देखिए, आप लिख बताएं कि उत्तल लेंस का आवर्धन देखेंगे क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा, या 1 के बराबर, तीनों होगा। उत्तल लेंस में ध्यान दीजिएगा कि 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर भी होगा, लेकिन अवतल लेंस में आप हमेशा याद रखेंगे हमेशा 1 से कम होता है आवर्धन क्षमता। चलिए अगला, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में या उसके जो प्रजाति है सबसे विविधता कहाँ पाया जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पशु और पौधों के बीच में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है किसका? ग्रेफाइट का। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होगा? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? तो कार्बन का अप्रूफ है। ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? तो कार्बन का। कांच को नीला रंग कौन प्रदान करेगा? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच को नीला रंग कौन प्रदान करेगा? तो कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होगा? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। दूध पूछेगा खट्टा होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध खट्टा होने का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल है। कान में कितनी हड्डियां होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो 6 हड्डियां। और सबसे छोटी हड्डी कान की ही होती है, स्टेपिस हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की, फीमर। ठीक है, सबसे छोटा हड्डी पूछेगा कान का। और कान में टोटल हड्डी पूछे तो कितना बोलना है? 6 बोलना है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाया था? लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। और रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट पूछेगा कि कब आया है? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919
1919 में। और रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। क्या कानून? काला कानून। कौन से पूछेगा? रॉलेट एक्ट को किस कानून के नाम से जानते हैं? तो काला कानून। और एक नाम दिया गया, ना वकील ना अपील ना दलील वाला कानून, ठीक है। और रॉलेट एक्ट के कारण ही आपको बता दें कि देश में बहुत बड़ा कांड हुआ जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। और रॉलेट एक्ट के कारण ही महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल चलाए थे। कहेगा रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल कब चलाया? 6 अप्रैल 1919 को। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ध्यान दीजिएगा, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को रॉलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और जिनके विरुद्ध में सभा चल रहा था अमृतसर के जालियांवाला बाग जगह पर, और वहीं पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जहां पर लगभग 1000 राउंड फायर हुआ, 1000 लोगों की जानें भी गई थी। सबसे बड़ा ये समझे कि उस समय भारत का नरसंहार था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि रॉलेट एक्ट के कारण ही आया। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का सलाह दिया था? तो उस सलाह न देने के कारण आंदोलन चलाने का जो सुझाव दिया वो कौन दिए? स्वामी श्रद्धानंद। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। चलिए अगला पॉइंट, किसने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल को बनवाया था? ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिल है कौन बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। पूछेगा कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अब कुतुब मीनार के बारे में आप जान लीजिए कि कुतुब मीनार का नींव पूछेगा कौन डाला? तो आप जानते हैं उसका नींव डाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश उसका गुलाम भी है और दामाद भी है, इल्तुतमिश पूरा करवाता है। और 5वीं मंजिल कौन बनाता है? फिरोज शाह तुगलक। क्यों? जो सुन लीजिएगा, 4था मंजिल पर फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिर गया था जिसके कारण वह नष्ट हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक 4था मंजिल को रिपेयरिंग करवाया और 5वां मंजिल भी बनाया। और फिरोज शाह तुगलक, ध्यान दीजिएगा, इसके समय में सबसे ज़्यादा गुलाम था। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक गुलाम किसके पास? तो फिरोज शाह तुगलक के पास। और ये नहरों का जाल बिछाया। किसका जाल? नहरों का जाल बिछाया। एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? तो रिकी केज। एक करेंट अफेयर के लिए बहुत मुख्य, और ये ग्रैमी अवार्ड से आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखेगा, एसएससी हो, बिहार का कोई एग्जाम हो, आपको जरूर रहेगा। एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 कौन जीता है? तो रिकी केज। चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कब किया? तो 1959 में। चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कौन किया? तो 1959 में। चीन की राजधानी पूछेगा तो क्या बताएंगे? बीजिंग। चीन की राजधानी बच्चों बताइए कहाँ? तो बीजिंग। और चीन के किस शहर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो संघाई। चीन का मैनचेस्टर किसे? संघाई को याद रखेंगे। चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है। अगला, 16वां आईपीएल खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग। 16वां आईपीएल खिताब आपसे पूछेगा कौन जीतता है? तो 2000 जो आपका 23 में 16वां आईपीएल हुआ, कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग। किसको हराकर? तो गुजरात को हराकर। किसको हराकर? गुजरात। याद रखेंगे, चेन्नई सुपर किंग विजेता महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा था, उसको मनरेगा मतलब महात्मा गांधी उसके नाम के पहले कब जोड़ दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को। और नरेगा का शुरुआत याद रखेगा 2006 ईस्वी में। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, आंध्र प्रदेश में किए थे। नरेगा जो सबसे पहले चालू हुआ था आंध्र प्रदेश में, किसके द्वारा? तो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2006 में इसका उद्घाटन किए थे। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में। पूछेगा अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया है? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। और ध्यान दीजिएगा, कलिंग आक्रमण के बाद ये भेरी घोष को हटाकर धम घोष अपनाया है। भेरी घोष के स्थान पर क्या अपनाया? धम घोष। कलिंग युद्ध के बाद कलिंग की राजधानी पूछेगा उस समय कहाँ थी? तो तोसली। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? तो हाथियों के दांत के लिए। और क्वेश्चन एक रह सकता है कि कलिंग युद्ध के बाद
अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया, याद रखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि किसने अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया? अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया? तो उपगुप्त ने। किसने दिया? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। एक बात याद रखेगा। और अशोक किसकी बातों से ज्यादा प्रभावित था? तो अपने भतीजे निग्रोध, अपने भतीजे निग्रोध। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की सबसे बड़ी घटना है, आप याद रखेंगे। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग जो कि अभी उड़ीसा में पड़ता है। पाल वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। पाल वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। किस पाल शासक को उत्तरापद का स्वामी कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस पाल वंश के शासक को उत्तरापद का स्वामी कहेंगे? तो धर्मपाल। किसको? धर्मपाल। अब पाल वंश का संस्थापक पूछेगा तो गोपाल। ध्यान दीजिएगा, पाल वंश के शासकों की राजधानी मुंगेर, पाल वंश के संस्थापक कौन? धर्मपाल, गोपाल। और पाल वंश के किस शासक को उत्तरापद का स्वामी कहेंगे? धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ध्यान रखेगा, जो कि भागलपुर में है, उसका भी स्थापना कौन करवाए? धर्मपाल ने, जिसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछेगा कौन बनवाया? तो धर्मपाल। नष्ट कौन किया? बख्तियार खिलजी। फिर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय पूछेगा तो गुप्त शासक कुमारगुप्त, गुप्त शासक कुमारगुप्त। और नष्ट करने वाला कौन? तो बख्तियार खिलजी। अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया था? अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया था? तो देवपाल के समय, ठीक है ना। और ये भी पाल वंश का शासक है। अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत की यात्रा पर आया? देवपाल, माने पाल वंश का शासक। किस विटामिन को टेकोफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को टेकोफेरॉल कहते हैं? विटामिन ई। किसे कहेंगे? विटामिन ई। और कैल्सीफेरॉल किसे कहेंगे? विटामिन डी को। कैल्सीफेरॉल किसे? विटामिन डी को कहा जाता है। 19 जुलाई 1942 को वर्धा में, 19 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया। भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया। उस समिति का पूछ रहा कि अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। और एक बात और याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद से ये भारत में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्छ कौन बने थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बच्चों देखिए, 20 प्रश्नों का जो श्रृंखला था ये अभी समाप्त हुआ। अभी हम लोग देख रहे हैं आपको कुचिपुड़ी नृत्य के जितने भी संबंधित कलाकार हैं वो हम लोग देख लेते हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित। तो चलिए उसको देखा जाए। चलिए बच्चों, तो जैसा कि आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपको प्रश्न को हम बताएंगे। तो चलिए ध्यान देंगे, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। हम एक एक दिन करके सबको कैप्चर कर लेंगे, प्रतिदिन एक एक, क्योंकि आप जानिए एक शास्त्रीय नृत्य में कम से कम 12-13 कलाकार होते हैं। तो एक दिन अगर सबको देखेंगे तो थोड़ा याद करने में आपको परेशानी होगा। तो हम लोग अलग अलग दिन में अलग अलग राज्यों का जो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको सामने लिए गए हैं कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश से। सबसे पहले आप याद रखिए कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में ही एक गांव का नाम है, ठीक है ना। वही गांव से इसका नृत्य का जन्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा कुचिपुड़ी। क्या नाम पड़ा? कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश है। कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी तो पूड़ी है ना। तो पूड़ी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आँच चाहिए। पूड़ी को बनाने के लिए क्या चाहिए? आँच। तो आँच पर कहने का मतलब क्या? आंध्र प्रदेश। आँच से क्या? आंध्र प्रदेश। अब इसके प्रमुख कलाकार देखेंगे, टोटल 16 कलाकार हैं। और एसएससी, ध्यान दीजिएगा, खास करके एसएससी सीएचएस हो, एमटीएस हो या आपका सीजीएल हो, एसएससी का कोई एग्जाम है, ये कोई एक पूछ सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये बैजयंती काशी या प्रतीक काशी नहीं पूछेगा, ये कोई एक पूछेगा। और आप देखते होंगे कि एमटीएस का या जो भी एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है या सीएचएसएल का एग्जाम दियो या सीजीएल का, तो आपको एक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है कलाकार से, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, जो कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं, देखेंगे कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार किस राज्य का है, तो पता चल गया कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। कलाकार में देखेंगे गुरु श्रीमती विजय प्रसाद, गुरु श्रीमती विजय प्रसाद मुख्य कलाकार में है। डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम
कल्प लथिका, कल्प लथिका, राजा और राधा रेड्डी। देखेंगे जितना भी रेड्डी है आप ध्यान में रखिएगा कुचिपुड़ी, राजा राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, ये जितना भी रेड्डी है आप याद रखेंगे किसमें, कुचिपुड़ी, राजा राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी। अब देखेंगे अगला में हम लोग ध्यान दीजिएगा 7 नंबर 8 नंबर में आतिशा प्रसाद सिंह, प्रताश सिंह, आतिशा प्रताश सिंह। अगला श्री लक्ष्मी गोवर्धन, श्री लक्ष्मी गोवर्धन, बैजंती काशी, अप्रतीक काशी, ये दोनों काशी याद रखेंगे, रेड्डी और काशी, बैजंती काशी और प्रतीक काशी, और इधर से रेड्डी दिमाग में रखिएगा तो याद हो जाएगा। प्रतीक काशी और बैजंती काशी कहाँ, कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति काफी फेमस कलाकार है, यामिनी कृष्णमूर्ति पूछा हुआ भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति और डॉक्टर वेम्पति चीना सत्यम, ये अभी हाल में जो एमटीएस का एग्जाम चल रहा है ये दोनों सवाल आपका पूछा, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में भी और वेम्पति चीना के बारे में भी। अरुणिमा कुमार, ध्यान रखेंगे, अरुणिमा कुमार, अच्युता मानसा, अच्युता मानसा याद रखेंगे, अच्युता मानसा, शोभा नायडू, शोभा नायडू, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री सत्यनारायण शर्मा। तो देखेंगे ये जितने भी कलाकार हैं कुचिपुड़ी के हैं, जो कि आंध्र से संबंधित रखता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो कुचिपुड़ी से जितने भी कलाकार आपको बन सकते हैं, हमने 16 कलाकार यहाँ पर दिया है, इस 16 कलाकार आपको याद रखना है। एमटीएस के एग्जाम में कोई एक पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, सब इंपॉर्टेंट है, वो खंगाल कर ऐसा निकालेगा कि आपको चक्रव्यूह मुंह में फंसाने का प्रयास करता है। तो चलिए प्रश्न एग्जामिनेशन के चक्रव्यूह को तोड़ने का काम हम लोग खत्म करते हैं। तो मिलते हैं कल के क्लास में, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, ठीक है, और आप इसे याद कीजिए, अपने लिए ज़रूरी है, ठीक है। शेयर करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या कि आप याद करें, क्योंकि अगर आपका एग्जामिनेशन निकलता है तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा तोहफा होगा, आपके तरफ से जो गिफ्ट होगा। चलिए तो बढ़ते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।